क्वेश्चन भी गेट के अंदर आया है, और गेट में जो ये क्वेश्चन था उसकी वजह से इसका जो बहुत से लोगों को अजीब लग रहा था क्वेश्चन कि क्या होगा। इस क्वेश्चन को हम समझ सकते हैं यहाँ पे, बड़े ध्यान से समझिए कि क्वेश्चन क्या है। यहाँ पर इसने बोला कि जो M1 और M2 है वो अपने आप में मल्टी वाइब्रेटर है, मोनोशॉट मल्टी वाइब्रेटर है, और इनके अंदर ये पॉजिटिव एज पे काम करता है, वो नेगेटिव एज पे काम करता है। और जो ये मोनोस्टेबल मल्टी वाइब्रेटर होता है, हमको पता है कि वो अपने आप में एक पल्स निकालते हैं। सिंपल से इसको हम बोलते हैं कि एक कोई भी जो क्वासी स्टेट होता है वो निकालते हैं। तो ये जो मोनोस्टेट शॉर्ट मल्टी वाइब्रेटर है उसके अंदर ये कह रहा है कि ये जो पल्स प्रोड्यूस करेगा वो T1 विड्थ की है और ये T2 विड्थ की है, और जहाँ पे T1 की विड्थ की वैल्यू बड़ी है और T2 की विड्थ की छोटी है। ये सिर्फ इसलिए दिया था कि आपको डायग्राम में देख के समझ पाएँ कि कौन सा बड़ा है कौन छोटा है, T1 बड़ा है और T2 छोटा है, ये दिया है सिंपल सा। आउटपुट लिया जा रहा है यहाँ V0, और उसका जो इन्वर्स है वो घूम के वापस एंड गेट में जा रहा है। आपको पता है कैपेसिटर चार्ज हो रहा है 5 वोल्ट से, तो यानी कि यहाँ पर ये लॉजिक 1 बन चुका होगा जब अपन कोई भी कहानी स्टार्ट करते हैं तब तक। तो हम ये कह सकते हैं कि चलो लेट सपोज कि यहाँ पर पहले स्टार्टिंग कैपेसिटर में डिस्चार्ज था, तो उसकी कहानी शुरू होती है कि जब कैपेसिटर पूरा डिस्चार्ज था तो उस टाइम पे यहाँ पर वोल्टेज रहा होगा 0। अगर 0 एंड गेट पे एक भी 0 है तो यहाँ पे आंसर क्या रहा होगा 1। एंड लेट सपोज कि मैं Q2 को भी ले रहा हूँ 0, स्टार्टिंग में सब कुछ क्या ले रहा हूँ मैं 0। अब वो 0 है तो Q2 बार क्या रहा होगा 1, लेकिन 1 यहाँ पे पर ऊपर से तो 0 है अभी तक तो ये 1 इंटू 0 तो यहाँ 0 ही आएगा। यानी कि जो मैं बोलना चाहता हूँ यहाँ पर वो एक तरह से जो एज है वो यहाँ पर अभी तक 0 थी। ठीक है, नाउ हम एक बार देखते हैं कि सर यहाँ पे Q1 क्या आंसर देगा और उससे Q2 क्या आंसर देगा, और हमारा जो V0 जो है वो यही है जिससे हमें मतलब है। तो ये Q1 कैसे आंसर दे रहा होगा और Q2 कैसे दे रहा होगा आंसर, ये हमको समझना है यहाँ पर। तो देखिए यहाँ पर सबसे पहले इसको यहाँ पर मैं डायग्राम बना रहा हूँ इसका, तो क्योंकि इसका कोई नाम मैं दे नहीं रहा हूँ, तो यहाँ पर जब तक ये 0 था और इधर से 1 था तो भी यहाँ पर 0 ही था। लेकिन जब ये कैपेसिटर चार्ज होना शुरू हुआ तो चार्ज तो हो ही जाएगा, RC के थ्रू चार्ज होगा, इसका टाइम कॉन्स्टेंट बहुत सिंपल सा है। तो ये जब चार्ज होगा यहाँ पर तो आपको पता है कि जो यार 0.1 माइक्रोसेकंड के जो 0.1 माइक्रोसेकंड जो इसका ट्रांजिएंट टाइम है, जो इसका अपन बोल सकते हैं टाइम कांस्टेंट है, तो आप ये मान सकते हो कि 5 गुना यानी कि 0.5 माइक्रोसेकंड 0.5 स्पेशली अगर हम बात करें तो 0.5 सेकंड के अंदर हो जाना चाहिए। आपको पता है यहाँ पे ये इसका 0.1 सेकंड इसका क्या है, अगर आप देख पा रहे हैं तो 0.1 सेकेंड इसका अपने आप में टाइम कांस्टेंट है, और अगर 0.1 सेकेंड टाइम कांस्टेंट है तो लगभग हम 5 गुना मान सकते हैं, 0.5 सेकेंड तक ये अपने आप को चार्ज कर लेगा। वहाँ पर आपको पता है 99% चार्ज होता है, तो बस उस टाइम पे हमको तो एक थ्रेशोल्ड वोल्टेज को पार करना है, तो ये 1 की तरफ बिहेव करेगा। जैसे ही यहाँ पे ये चार्ज हुआ कैपेसिटर, ये 1 की तरफ बिहेव करा, आपको पता है यहाँ से तो 1 मिल ही रहा है, तो ये 1 और 1 यहाँ पे क्या हो जाएगा, उसी मोमेंट पे ये 1 बन जाएगा। अब जैसे ये 0 से 1 हुआ, इसका यहाँ का आउटपुट 0 से 1 हुआ, क्यों 1 हुआ, कैपेसिटी चार्ज होने की वजह से 1 हुआ। ये तो 1 ही था क्योंकि आप तो स्टार्टिंग में सब कुछ 0 ही ले रहे हो, V0 को तो क्या ले रहे हो स्टार्टिंग में आप सब कुछ 0, ये सब 0 ही थे। अब जब ये जैसे यहाँ पे अगर ये 0 था तो ये 1 है, ये 1 इंटू 1 क्या होगा 1, तो जैसे ही ये 1 हुआ 0 से ये 1 हुआ तो इसको पॉजिटिव एज मिली, और ये पॉजिटिव एज पे ही काम करता है। तो जैसे ही मोनोशॉट मल्टीवाइब्रेटर पे पॉजिटिव एज आई, इसने अपनी पल्स निकाल दी, और पल्स कितनी वो निकालेगा किस विड्थ की, T1 विड्थ की एक पल्स निकाल देगा, T1 विड्थ की। और जैसे ही T1 विड्थ की पल्स आके वापस जब 0 हो रहा होगा, यानी कि 1 से 0 हो रहा होगा इस केस में, उसी टाइम पे ये इसको अपने आप को एक क्लॉक दे देगा, और ऐसे जैसे इसको क्लॉक मिलेगी अब ये भी यहाँ से मोनोशॉट अपनी एक पल्स निकाल देगा, पल्स जनरेट कर देगा T1 पर। किस विड्थ की जनरेट करेगा ये T2 विड्थ की जनरेट करेगा। तो ये T2 विड्थ की, T2 विड्थ छोटी बोली इसने, तो ये लीजिए हम छोटी कर देते हैं, ये T2 विड्थ की यानी T1 से लेके T2 विड्थ तक ये इसने पल्स जनरेट कर दी। अब जो ये पल्स जनरेट हुई है ये 1 जनरेट हुआ V0 पे, तो यहाँ पर क्या जनरेट हुआ होगा 0 इस केस तक तो, और ये 0 होते ही वापस जैसे ये 0 होगा फिर से, ये 0 होते ही पहले ये 1 हो जाएगा और ये 1 यहाँ पहुँच जाएगा। ये तो मेरा चार्ज 1 ही है पर इसमें 0 है, एंड गेट तो 0 रहेगा, लेकिन जैसे ही ऊपर वाला V0 0 होगा, T2 के बाद ये 0 होगा, तो Q2 बार क्या होगा T2 के बाद 1 होगा। जैसे ही ये 1 होगा 1 इंटू 1 फिर से इसको एज मिल जाएगी, और फिर से क्या जनरेट कर देगा, ये T2 तक यहाँ पे शांत था, इसको वापस जैसे क्लॉक मिली फिर से ये T1 की वेव फॉर्म जनरेट कर देगा। अब ये विड्थ T1 ही है, ये विड्थ कितनी थी T2 थी, ये T1 प्लस T2 बोलिए इसको, आप T2 मत बोलिए इसको, T2 प्लस T1 बोल दीजिए, यानी कि विड्थ तो T2 है, मैं जैसे ये बोलना चाहता हूँ। तो काम ऐसे ही चल रहा होगा, जैसे फिर से ये T1 1 से 0 हो रहा होगा, आपको पता है फिर से यहाँ पर इसके नीचे ये जनरेट हो जाएगा और ये T2 की जनरेट हो जाएगी विड्थ, तो ये T2 की विड्थ जनरेट हो गई।
हमें मतलब किससे, हमें इस वाले डायग्राम से मतलब है। यानी T1 तक तो 0 रहता है, T2 तक 1 रहता है, T1 तक 0 रहता है, T2 तक 1 रहता है, और ये कहानी इस V नोट को मिलती रहेगी इस तरह से। तो बस कहानी सिंपल सी है, आपको Q2 को देखते हुए Q2 बार देखना है। Q2 बार जैसे 1 होता है, क्योंकि ये तो एक बार फिक्स 1 हो गया, तो बस जैसे Q2 बार 1 होता है, 1 इंटू 1 यहाँ 1 शॉट मिलता है, और 1 मिलते ही पहले ये जैसे पॉजिटिव एज मिलती है, ये फिर T1 शॉट निकालता है। T1 विड्थ जैसे खत्म होती है, जब तक तो उसको कुछ नहीं मिल रहा है, ये तो जीरो ही तब तक, जब तक ये T1 चल रहा है तब तक तो ये जीरो ही है। लेकिन जैसे इसका T1 खत्म होता है, ये विड्थ खत्म होती है, नेगेटिव एज मिलती है और इसको शॉर्ट मिल जाता है, और फिर ये T2 विड्थ की पल्स निकालता है। इस केस में जब ये T2 की पल्स निकाल रहा है, ये तब तक 1 दे रहा है, तब तक Q2 बार 0 है, और Q2 बार 0 है तो यहाँ पे सब कुछ 0 है, इसको कोई भी एज नहीं मिल रही, तो यानी कि ये 0 रहेगा। जब तक ये 1 रहेगा तब तक ये 0 रहेगा, और जैसे ये 0 रहेगा, ये M1 की वैल्यू 0 आएगी। T2 जैसे खत्म होता है, यानी कि T2 की वैल्यू जैसे 0 होती है, Q2 बार की वैल्यू 1 हो जाती है, और Q2 बार की वैल्यू 1 होती है, पहले 1 इंटू 1, फिर से इसको क्या मिल जाएगा 1, यानी देख सकते ये 0 था, फिर से इसको क्या मिल जाएगा 1, और यहाँ पॉजिटिव एज मिल जाएगी। पॉजिटिव एज मिलते पहले ये फिर से T1 विड्थ की पल्स निकाल देगा, और जिस केस में ये अपनी T1 विड्थ की विड्थ निकाल रहा है, नहीं 1 निकाल रहा है यहाँ पे, तब तक इसको नेगेटिव एज नहीं मिल रही। T1 जब खत्म होगा तब इसको नेगेटिव एज मिलेगी, और नेगेटिव एज मिलते पहले ये अपना T2 विड्थ की फिर से पल्स निकाल देगा। तो ये कहानी चलती रहेगी इस तरह से। तो जो इसका आंसर आना चाहिए, अपना ध्यान V नोट पे है, V नोट पे आंसर T1 0 है, T2 के लिए 1 है, फिर T1 के लिए 0 है, T2 के लिए 1 है, इस तरह की पल्स यहाँ पे आनी चाहिए। तो T2 के लिए 1 और T1 विड्थ तक के लिए 0, ऐसे सीन कहाँ पे है, ऐसे सीन देखिए C ऑप्शन में है। T2 की विड्थ के लिए 1, T1 के लिए 0, T2 के लिए 1, T1 के लिए 0। क्या ये टाइम कहीं से भी शुरू कर सकता है? अगर टाइम्स ने यहाँ से लिया, स्टार्टिंग में इसने T2 1 ले लिया, ठीक है, अच्छी बात है, अपने T2 बाद में लिया था, पर काम की बात है कि 1 कब तक रहेगा, कितने देर तक लेगा T2, और T1 तक कितना रहेगा ये 0। तो ये कहानी इसमें चलती रहेगी। V नोट का डायग्राम ऐसा कुछ आएगा। हमारा वाले केस में हमने पहले 0 लिया, फिर T2 तक के लिए विड्थ लिया, T1 तक 0 लिया, T2 तक विड्थ 1 लिया, T1 तक 0 लिया, T2 तक 1 लिया। मेन चीज़ ये है कि 0 पहले आ रहा है, 1 पहले आ रहा है, ये टेंशन नहीं है, कितनी विड्थ का आ रहा है ये टेंशन है। तो 1 T2 विड्थ जो 1 है वो T2 विड्थ तक के लिए आ रहा है, और 0 जो है T1 विड्थ तक के लिए आ रहा है। तो होपफुली आपका सवाल समझ में आएगा। अच्छा सवाल था, पर बहुत सिंपल भी था। अगर आप लॉजिक को पकड़ते रहे, डरे नहीं, तो आपके लिए सवाल बहुत सिंपल हो सकता था। If you really like the video, please hit the like button, share the video, subscribe to our YouTube channel and press the bell icon for the latest updates. Thank you.